अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने पास पेपर के क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर लिया। तो आपके पास तीन वेज है इसकी प्रैक्टिस करने की। एक तो जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उससे प्रैक्टिस करें, दूसरा पास पेपर्स हो गया, तीसरा जो मैंने बुक का लिंक आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। उस बुक से भी आप जो जो ऐसे लोग से मैच कर रहे हैं टॉपिक क्वेश्चन उसको सॉल्व करें। जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको आइडिया होगा किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही होता है, बस सवाल पूछने का अंदाज डिफरेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें वैसी होती है। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। अगर बात करें तो इससे 6 MCQs और फिर हमारे पास जो CRQs है, चूज एनी 2 फ्रॉम 3, 3 CRQs आते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन की CRQ की चॉइस मिलती है। टोटल 14 मार्क्स ये कवर अप करता है आपके। तो अच्छी खासी वेटेज, अच्छे MCQs भी हैं और 2 CRQs भी हैं जो कि 4 मार्क्स के होंगे आपके पास, ठीक है। और एक की चॉइस भी मिल गई तो अच्छा खासी वेटेज भी कवर करता है, अच्छे खासे टॉपिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को। ये हमारा SL है जो हम स्टार्ट करेंगे। अब मैट्रिक्स होता क्या है, बेसिक फॉर्म है मैट्रिक्स में, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन अरेंज इन अ रो एंड कॉलम्स। These number, symbol और expression are called the element or entries of a matrix। एक सिंपल सी एक डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास एरे होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, और उसके अंदर जो नंबर्स या वेरिएबल लिखे होते हैं इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, लेकिन जो अंदर वैल्यूज लिखी जाती हैं, जैसे कि अगर यहाँ मैं लिख दूँ ABCD, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, ठीक है। इन चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना। तो एक रेक्टेंगुलर है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो बेसिकली बनता कैसे, रॉ और कॉलम की फॉर्म में बनाते हैं। अब रॉ और कॉलम अगर नहीं पता तो बेसिकली ये हमारे पास रॉ है, ये रॉ हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है मैट्रिक्स। एडिशन पे आ जाते हैं कि मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। तो पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गो थ्रू कर रहे हैं, इसलिए हम एडिशन भी देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में ऐड होगी। ये पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए हुआ 7 आ गया। इसी तरह ये 2 है और ये 7 से प्लस हो जाएगा, 2 + 7 9 हो गया। फिर ये 1 से हो गया। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब मैट्रिक्स की पहली वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू से होगी, मैट्रिक्स की लास्ट वैल्यू अगर आप लें तो दूसरे मैट्रिक्स की लास्ट वैल्यू से होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास एडिशन होती है, कोई इतना मुश्किल रूल नहीं है। सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई मसला नहीं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। अब आपके जहन में सवाल हो सकता है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहले हम वो देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन एक रूल क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। ऑर्डर या इसको ये भी कहते हैं साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दोनों वर्ड यूज होते हैं। ये बेसिकली हम इसको लिखते हैं रॉ बाय कॉलम। रॉ बाय कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दिया है मुझे, तो अभी मैंने ऊपर आपको क्या लिखा, रॉ बाय कॉलम। इसको पढ़ते हैं ऐसे, रॉ बाय कॉलम लिखते कैसे देख लें। इसमें कितनी रॉज हैं, इसमें 2 रॉज हैं, 1 और 2, रॉ 1 एंड रॉ 2। तो पहले हम हमेशा रॉ लेते हैं, 2 रॉज है मैं लिख दूंगा 2। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम है तो मैं लिख दूंगा 2 × 3। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, याद रही, मल्टीप्लाई साइन सिर्फ इसकी तरीका है लिखने का। तो इसको पढ़ते हैं 2/3। पहले रॉ लिखते हैं, इसको m से नॉर्मल डिनोट किया जाता है, फिर कॉलम लिखते हैं जिसको n से डिनोट किया जाता है, नॉर्मली किया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक्स वगैरह में। तो रॉ बाय कॉलम, यहाँ पर 2 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स। पहले हमेशा रॉ लिखेंगे, बाद में कॉलम, पढ़ा जाता है 2/3। अब इस मैट्रिक्स, ये रूल क्या कहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए 1 2 3, 3 रॉज हैं और 3 कॉलम, 1 2 3, तो 3/3 हो गया।
अब सेकेंड मैट्रिक्स का भी 3/3 ही होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होंगे तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये अपने पास लिख ले। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ये होता 3/2, फॉर एग्जांपल ये 3/3, ये 3/2, तो आप लिख देते नॉट पॉसिबल, इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। हो सकता है एमसीक्यू में ऐसी कोई चीज़ पूछ ली जाए आपसे, तो ऑप्शन में नॉट पॉसिबल भी होगा अगर ऐसा कोई सवाल आता है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया सेम चीज़ है, पहली वैल्यू को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके अंदर भी सेम रूल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। आई होप इस पर कोई मसला नहीं होगा, ये आप लोग खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इसका रूल हमें क्या कहता है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने बताया ऑर्डर सेम हो, इसका रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सबसे पहले जो पहली हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, पहला जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर है 3/3, 3 रॉ 3 कॉलम। जो दूसरा है इसका 3 रॉ हैं और 2 कॉलम है। तो हो सकता है आपके जहन में, सर ने तो बताया था कि रॉ और कॉलम मतलब ऑर्डर सेम होगा तभी हो सकता है, लेकिन वो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बताया था। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ अगर ये बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैट्रिक्स की कॉलम कितने हैं 3, दूसरे मैट्रिक्स के रॉ कितने हैं 3, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये पॉसिबल है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो इसका भी आंसर नॉट पॉसिबल आएगा। अब ये जो नंबर बच गया, ये 3 बच गया और यहाँ 2 बच गया, इसका क्या मतलब, ये हमें बताते हैं कि आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। इसका मतलब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर बनेगा 3/2। ये भी करके दिखाऊंगा भी मैं आपको, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉ अगर बराबर हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। बाकी जो 2 नंबर बच गए 3 और 2, ये हमें ये बताते हैं कि जो आप आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा। अब मैं आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ, गौर समझें क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि इसको किस तरह किया जाए। किया हुआ होता है, सीखा हुआ होता है, मैट्रिक पढ़ा भी हुआ होता है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, तो फिर ध्यान से हम नॉर्मली ऑर्डर कह सकते हैं रॉ बाय कॉलम। तो इसी तरह इसको समझे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले रॉ ले ली, पहले मैट्रिक्स, जो पहला मैट्रिक्स इसकी रॉ ले ली, और आपने पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ले लिया। अब आपने मल्टीप्लाई कराना है पहले मैट्रिक्स की रॉ और दूसरे मैट्रिक्स कॉलम। कैसे, 1 बाय 1। 3 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा -4 से तो आ जाएगा -12, -2 को कराऊंगा 0 से तो आ जाएगा 0, बीच पे प्लस लगाएंगे। फिर -8 को 8 से कराऊंगा तो -64 आ गया। तो ये वाली रॉ इन तीनों कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई हो चुकी, इसका काम हो गया कंप्लीट। अब मैं सेकंड कॉलम में जाऊंगा, सेम रॉ सेम रहेगी, कॉलम चेंज हुआ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया, -2 मल्टीप्लाई -2 तो ये प्लस का 4 आ गया, -8 मल्टीप्लाई बाय -5 तो प्लस का 40 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब गौर से एक चीज़ समझें, ये वाली जो रॉ है, पहली वाली रॉ, ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, सही है। अब इसका काम कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी रॉ पे जाएंगे, अब रॉ चेंज करेंगे और जो हमने ऊपर किया वही चीज़ रिपीट, पहले कॉलम से बात करेंगे। अब पहले कॉलम से करें मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमने रॉ चेंज की तो हम भी नीचे आ जाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई -4 -4 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, और 9 8 ज़ा 72, माइनस का 72 का नेगेटिव है, -72, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा पहली। अब दूसरे पे आते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो गया, 5 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 10, -9 मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हो गया प्लस का 45। तो ये वाली रॉ भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे पे जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट वाली जो है रॉ रह गई है, लास्ट वाली रॉ रह गई है, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये है इसकी बारी, -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 16 आ गया, -6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 7 8 ज़ा 56 आ गया, ठीक है। अब सेकंड कॉलम से -4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12, -6 मल्टीप्लाई बाय -2 तो प्लस का 12 आ गया, और 7 5 ज़ा 35, माइनस का 35। ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब बस प्लस माइनस करना है, -12 -64 माइनस का 76 आ गया,
9 4 13 13 40, तो ये 53 हो गया मेरे पास। नीचे आते हैं -4 और -72 -76, यहाँ आते हैं तो 72 बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह 3 -10 तो -7 -7 प्लस, तो ये 38 हो गया। इसी तरीके पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, माइनस का 35 आ गया। अब मैंने आपको बताया था जो आंसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/2। देखिए 3 रॉज हैं इसकी भी और 2 कॉलम है, तो आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब पहली एग्जाम्पल हो गई। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी। दूसरी एग्जाम्पल में मूव करते हैं, क्विकली इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें रब कर रहा हूँ, आगे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल किस तरह होगी वो गो थ्रू कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें ये चेक करना है ऑर्डर। अब देखिए इसकी 2 रॉज है तो 2 और 3 कॉलम है तो 2/3 हो गया ये। इसी तरह यहाँ 3 रॉज हैं और 2 कॉलम है तो 3/2 हो गया। अब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और बाकी जो नंबर बच गए वो मुझे बता रहे हैं कि आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2/2, दैट्स इट। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। रॉ बाय कॉलम जैसे ऑर्डर रहता है वैसे ही मल्टीप्लाई, तो रॉ सेलेक्ट कर ली मैंने इसकी, पहले कॉलम पे आते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो माइनस का 6 हो गया। -4 मल्टीप्लाई 5 तो माइनस का 20 हो गया। -9 मल्टीप्लाई 4 तो माइनस का 36 हो गया, ठीक है। अब सेकंड कॉलम की बारी, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, -4 मल्टीप्लाई -6 तो ये हो गया प्लस का 24, -9 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये 0 हो गया। इसी तरह अब क्या हुआ हमारे पास, पहली रॉ कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रॉ पे मूव करेंगे, ठीक है। सेकंड रॉ पे मूव करते हैं। -1 मल्टीप्लाई -2 तो ये +2 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाएगा। फिर 8 4 द 32। अच्छा, अगर आपकी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है तो सिंपली आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। बुक ओपन करें, बुक में कोई भी 2 मैट्रिक्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें, प्रैक्टिस करें तो मल्टीप्लिकेशन अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेटर से कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 -7 हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमारे पास 0 हो गया और 8 0 द 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा ये -6 और -20 तो -26, -26 और -36 तो ये 62 नेगेटिव बन गया। ये हमारे पास बन गया 45, ये 34 और -7, ठीक है। गलती तो नहीं हुई, नहीं, प्लस माइनस में आई थिंक गलती नहीं हुई, तो ये आपका आंसर हो गया। और जैसे मैंने बताया था इसका ऑर्डर 2/2 किया है। आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते क्विकली। ओके, ये कुछ हमारे पास समझे मैट्रिक्स की टाइप से ऑर्डर हम देख चुके क्या होता है। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रॉ, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक रॉ है तो इसको हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। इसको एक और तरीके से सवाल में आता है हमारे पास कि आपके पास लिखा हुआ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय m। इसका मतलब रॉ एक है, कॉलम कितने भी 1 मल्टीप्लाई बाय n, सॉरी नॉट n, 1 मल्टीप्लाई बाय n। तो एक रॉ है और कॉलम n का मतलब कितने भी हो सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रॉ होगी उसको हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम में क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक कॉलम होगी उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, इसका ऑर्डर लिखने का तरीका नॉर्मली इस तरह होता है m मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है जी। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रॉ और कॉलम बराबर हो। अब एक मैट्रिक्स मैंने बना दिया, अब इसके अंदर रॉस कितनी है, रॉस 2 हैं। अब कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो रॉ और कॉलम बराबर होंगे, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मोस्टली जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि आप देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको क्या कहा था, दोनों का ऑर्डर सेम होने चाहिए। खैर उसकी बात नहीं करते, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। आगे वाले कॉन्सेप्ट है, सॉरी आगे वाले कॉन्सेप्ट ऐसे हैं बहुत सारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होते हैं। रेक्टेंगल, इसको इस तरह भी लिखते हैं m इज़ नॉट इक्वल टू n, मतलब m का मतलब रॉ और n का मतलब कॉलम। m बराबर नहीं है कॉलम के, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें m, ओहो आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा मैंने मिक्सअप कर दी चीज़ों को। m इज़ इक्वल टू n, सॉरी ये गलती कर दी मैंने। स्क्वायर में क्या होता है, रॉ और कॉलम बराबर होते हैं। रेक्टेंगल में ये होता है m इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। मतलब रॉ और कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉ और कॉलम बराबर ना हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये देख लें, इसके अंदर 3 रॉज और 2 कॉलम है तो बराबर नहीं है तो उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे, बराबर होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। ज़ीरो या नल मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी सारी वैल्यू ज़ीरो। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारी वैल्यू ज़ीरो हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो, इस तरह भी लिखा हुआ हो, तो वो कहलाता है हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, ठीक है।
स्क्वायर और रेक्टेंगल में कंफ्यूज मत होइएगा, इससे थोड़ी कंफ्यूजन में मैंने गलती से m नॉट इक्वल टू n लिख दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, रेक्टेंगल वो होता है जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, डायगोनल, स्केलर एंड मैट्रिक्स। डायगोनल पहले देखें, एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ये जीरोज हैं, अब ये तीनों बहुत सिमिलर हैं। ये डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, ठीक है, ठीक है, पहले वैल्यू से डायगोनल बना रहा हूँ मैं, लीडिंग डायगोनल कहलाएगा। तो इसके अंदर अगर आप देखें डायगोनल के अंदर, अच्छा ऊपर और नीचे, डायगोनल के ऊपर और नीचे जीरो होना चाहिए, तीनों की कंडीशन। डायगोनल के ऊपर और नीचे जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जो डायगोनल के अंदर वैल्यूज हैं अगर वो डिफरेंट आ जाती हैं, जैसे कि देखें 1 1 के बाद 5 आ गया, सेम नहीं आ रही, तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। हो सकता है यहाँ पे 0 लिख दूँ तब भी ये डायगोनल कहलाएगा, 1 0 5 3 अलग वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ, अगर डिफरेंट वैल्यूज आती हैं डायगोनल के अंदर तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तीनों वैल्यूज की बात करो, अगर डायगोनल के अंदर तीनों वैल्यूज सेम आ जाती हैं लेकिन 1 के अलावा, मेरी बात बहुत, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या है, डायगोनल के अंदर अगर तीनों वैल्यू सेम हो जाती हैं 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, 2 5 10 13 14,000 1 मिलियन ट्रिलियन कोई भी नंबर आ जाए डायगोनल के अंदर लेकिन सेम हो और 1 के अलावा हो तो वो स्केलर कहलाता है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, कभी कभार इस तरह भी लिखा जाता है। ये इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है 3 by 3, ठीक है। अगर आपके डायगोनल के अंदर सिर्फ 1 लिखा हुआ है तीनों में तो ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आई से डिनोट होता है और उसके डायगोनल में सिर्फ 1 होता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। अगर कोई एक नंबर भी चेंज हो गया इसके अंदर तो वो डायगोनल कहलाएगा, और अगर तीनों नंबर 1 को हटा के मैं तीनों की जगह 3 3 3 लिख दूँ तो वो स्केलर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला ही कन्फ्यूजन मत हो, आप क्लियर रखिएगा इस कन्फ्यूजन को कि डायगोनल क्या है, स्केलर क्या है, आइडेंटिटी और यूनिट क्या है, ठीक है जी। अपर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे सारी वैल्यू 0 हों उसको कहते हैं हम अपर ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे सारी वैल्यूज 0 हों, ये हमारे पास डायगोनल है, इसके नीचे सारी वैल्यू 0 है तो इसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगल, ठीक है जी। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। लोअर ट्राइंगल किसको कहते हैं, लोअर ट्राइंगल का मतलब है डायगोनल के ऊपर अगर वैल्यू 0 है, डायगोनल के ऊपर अगर वैल्यू 0 है तो वो कहलाता है लोअर ट्राइंगल। अच्छा, इसको एक और तरीका मैं बच्चों को बता दूं याद करने का। अब देखें, अगर आपको ये सेट दे दिया गया और आप पूछा ये अपर है कि लोअर है, तो ये नंबर्स को अगर आप मिला दो तो देखें ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर की साइड बन रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको याद रखो अपर ट्राइंगल। लेकिन डेफिनेशन ये नहीं, डेफिनेशन ये कहती है डायगोनल के नीचे अगर 0 दे तो वो अपर ट्राइंगल है। इसी तरह इन नंबर्स को आप कनेक्ट कर दे तो ये नीचे ट्राइंगल बन रहा है तो आपके लोअर ट्राइंगल। ये याद करने का तरीक़ेकार है। डेफिनेशन अगर एग्जैक्ट पढ़ेंगे तो वो ये कहती है कि डायगोनल के नीचे अगर 0 है सारी वैल्यूज तो वो अपर ट्राइंगल, अगर ऊपर से तो वो लोअर ट्राइंगल। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा मैट्रिक्स है। अब सवाल आ गया इस पर ट्रांसपोज लगा दो, ये छोटा टी जो लिखा हुआ है पावर में ये बताता है कि ट्रांसपोज लेना है, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 इस पर ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज क्या करता है, ट्रांसपोज रॉ को कॉलम में तब्दील कर देता है, कॉलम को रॉ में। फॉर एग्जांपल ये रॉ है पहली, इसको कॉलम बना देगा, ये नीचे वाली रॉ है इसको कॉलम बना देगा, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये शुरू की बेसिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे आपको बहुत मुश्किल होगी। अच्छा जी, आगे हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है, ए ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए ए के, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक। अब इसका क्या मतलब क्या, अब ये अगर कॉन्सेप्चुअली क्या कह रहा है, ए पे ट्रांसपोज लगाया वो ए के बराबर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। ये ए है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, अभी ट्रांसपोज सीखा ना हमने। ये रॉ है, इसको कॉलम बना लेता हूँ, ये रॉ है, इसको कॉलम बना देता हूँ।
अब आप देखो ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये सेम ही चीज़ बन रही है, दोनों मैट्रिक्स अभी भी सेम है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आपका मैट्रिक्स वापस से सवाल बन जाए, जो आपको ए मैट्रिक्स दिया वही बन जाए, तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। अगला है, इसी का आप समझे भाई कहना सौतेला, वो है स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी कंडीशन है ए ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस ए के। अब ये क्या बात गला है, अब ए तो मुझे दिया हुआ है, अब मैं इस पर ट्रांसपोज लगाता हूँ, ये रॉ है, कॉलम बन जाएगी 0 -4 1, इसी तरह अगली 4 0 -3 -1 3 0। अब अगर आप जैसे इसको मैच करें इससे, तो वैल्यूज़ तो सब सेम लग रही हैं, साइन डिफरेंट आ रही है। ठीक है, गौर से अगर देखें तो साइंस का डिफरेंस आ रहा है, ये -4 है, यहाँ 4 आ गया, ये 1 है, ये माइनस, सबकी साइंस डिफरेंट है। तो जब भी आप ट्रांसपोज लें और वैल्यूज़ तो सेम हो लेकिन साइंस डिफरेंट आ रहे हो, तो आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लें। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो क्या होगा, अंदर की सबकी साइन चेंज हो जाएगी। 0 न्यूट्रल होता है, इसकी कोई साइन नहीं होती। ये -4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0, ये -3 -1 3 0। अब आप इसको देखें, सवाल से मैच करें, बराबर आ गया। तो जब आप ट्रांसपोज लें बराबर नहीं आए और माइनस लेने के बाद बराबर आ जाए, तो उस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। इसीलिए इसकी कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के। ठीक है, ट्रांसपोज लिया, माइनस कॉमन लिया, तब वो ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स है, इसकी जगह आप लिख दो ए, तो ये वही चीज़ बन गई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है जी, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। अच्छा चलिए, अगला हमारे पास है आइटम पोटेंट। ये क्या कहता है, ये कहता है ए स्क्वायर बराबर है ए के। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर होगा ए के। ये कंडीशंस आपने याद रखनी, तो हमें चेक करना है। ए स्क्वायर का मतलब है, ये ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करा दो। ए को ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ठीक है, मैनुअल कैलकुलेशन तो मैं आपको सिखा चुका हूँ किस तरीके से करनी है, तो वो आप लोग ट्राई ज़रूर करें। जब आप इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ए बन जाएगा, मतलब यही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेटर के अंदर हम इसको बेसिकली कैलकुलेटर में किस तरह सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस तरह कैलकुलेटर से की जाती है, मैनुअली ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो अब कैलकुलेटर से सीखते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले आप दोनों कैलकुलेटर्स को हम देख लेते हैं। ये दो तरीके के कैलकुलेटर्स हैं हमारे पास, तो दोनों को ही गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने मॉड प्रेस करना है और फिर 6 पे देखिए मैट्रिक्स लिखना है, 6 प्रेस करना है और फिर मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने बताना है कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 या तो आपने 1 प्रेस करना है। तो अब आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, जो भी इसकी वैल्यूज है मैट्रिक्स की, वो सारी वैल्यूज को आपने 1 बाय 1 पुट करके इक्वल टू प्रेस करना है। तो सारी वैल्यूज को आगे बढ़ दी जाएगा और आप उसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो आप देखेंगे इस तरह वैल्यूज, इस तरीके से हम इसको पुट करेंगे। अच्छा, ये जो मॉड प्रेस करके हमने किया, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स की वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। ऑपरेशन का आप लाएंगे बताता हूँ। अब एसीएम प्रेस करके इस मैट्रिक्स को हटा देंगे। अब क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके हम देखें 4 के ऊपर लिखा हुआ है मैट्रिक्स, तो आपने शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करेंगे तो फंक्शन जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर आएंगे। मॉड से जो हमने मैट्रिक्स बनाया था वो बेसिकली सिर्फ वैल्यूज पुट करने के लिए होता है। शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपने मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया क्योंकि हम इस पर ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, और हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ये हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इक्वल टू दबाया। जैसे इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, और ये जैसे कि वो कंडीशन थी उसके मुताबिक ही आंसर है, ए स्क्वायर ए के बराबर ही आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड कैलकुलेटर में भी इसी तरीके से ये सॉल्व होगा, कोई अलग तरीका नहीं है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऑप्शंस में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे हम शिफ्ट दबा के 4 प्रेस करते हैं, वहाँ पर इस तरह का नहीं है। तो हम इसको भी देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए ये सारे आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स आया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर ही आया है। आप इसको चेक कर सकते हैं, तो ये कंडीशन वेरीफाइड होती है। ये सवाल एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपके पास सीआरक्यूज भी बन के आ सकता है। अब नेक्स्ट कैलकुलेटर देखें, हम ढूंढने के यहाँ पे मैट्रिक्स आया 4 पे, हमारे पास मैट्रिक्स लिखा है तो हमने मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया, वो पूछा कितनी रॉस, तो हमने 3 और कॉलम भी 3, तो
यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे वहाँ पुट की थी वैल्यूज, वैसे यहाँ भी वैल्यूज को पुट करेंगे हम। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करके इक्वल टू प्रेस करते रहेंगे और हम इसी तरह सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। 3 हो गई हमारे पास, 4 आ गई, 1 एंड -2। अब इसके अंदर ऑप्शन, इसमें शिफ्ट दबा के 4 प्रेस नहीं करना, ए सी दबा के हटा दें। अब यहाँ पर जो शिफ्ट के नीचे ऑप्शन लिखा हुआ उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आप मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये देखें ये भी प्रूफ हो गया। तो इस कैलकुलेटर में इस तरीके से करते हैं। दोनों कैलकुलेटर से मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से इसको किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। प्रैक्टिस करते रहे, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होगी तो पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ऑब्वियसली बात है, पेपर में आपने मल्टीप्लाई मैनुअली करके दिखाना होगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी मूव करते हैं प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आइटम पोटेंट प्रूफ हो चुका है, ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास अभी आएगा वो है निल पोटेंट। निल पोटेंट कहता है ए की पावर पी बराबर हो जीरो के, मतलब आप पी की कोई वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर पुट करें 1 2 3 तो उसकी पावर अप्लाई करें तो वो जीरो के बराबर। जो पी है उसको हम कहते हैं इंडेक्स या डिग्री, 2 पावर 3 पावर 4 पावर। जिस भी पावर पुट करने से ये जीरो हो जाएगा मैट्रिक्स, वो पावर को हम इंडेक्स कहते हैं या डिग्री ऑफ निल पोटेंट कहते हैं। ये सवाल पेपर में आ सकता है आपके पास कि एक निल पोटेंट मैट्रिक्स है, बताएं इसका इंडेक्स क्या है। तो जिस पावर पुट करने से जीरो हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ए की पावर 2 पुट करने से जीरो हो गया, तो 2 जो है वो इसका इंडेक्स कहलाएगा या डिग्री ऑफ निल पोटेंट कहलाएगा। अब अगर आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन आती होगी, सिंपल आप क्या करोगे, पहले कैलकुलेटर से करके चेक करेंगे कि किससे ये जीरो हो रहा है। डायरेक्टली अगर आप पेपर में करना स्टार्ट कर देंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, इतनी जगह भी नहीं होगी, स्पेस भी नहीं होगी आपके पास, और आप ढूंढते रह जाओगे जीरो किससे होगा। कैलकुलेटर से फायदा ये होगा, आपको पहले से पता चल जाएगा कि किससे जीरो हो रहा है, तो आप वही पावर इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो नॉर्मली स्क्वायर या क्यूब की पावर इन दोनों में से किसी पावर से हो जाता है, इतना ज्यादा लेंथी नहीं होता। तो देखते हैं किससे। तो यहाँ पर फिर हम मैट्रिक्स के अंदर अब पहले कैलकुलेटर को देख लेते हैं। आई होप फंक्शनलिटी दोनों की समझ आ गई होगी अब तक आप लोग को। तो सेकंड फर्स्ट वाले कैलकुलेटर से यूज करते हैं। तो ये हमने मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, 3/3 का ही मैट्रिक्स है तो 3/3 ही सेलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर वैल्यूज को इनपुट करेंगे। 1 सबसे पहली 1 वैल्यू थी, फिर हमारे पास थी 2। इसी तरह सारी वैल्यूज को जल्दी से पुट कर लेते हैं। यहाँ भी 1 2 3 ही आएगा, फिर हमारे पास -1 -2 और -2। जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आप भी साथ साथ करते रहें तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है जी, बेहतर रहेगा अगर आप भी साथ साथ वीडियो के साथ साथ इसको करते रहेंगे तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अच्छा, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब शिफ्ट दबा के 4 प्रेस करते हैं और हम मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। अच्छा, क्यूब डायरेक्टली निकल सकता है, बता दो कैसे निकलेगा। अब ये देखिए, स्क्वायर से सारी वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब इसका इंडेक्स क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा इंडेक्स इक्वल टू या डिग्री ऑफ निल पोटेंट इज इक्वल टू 2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बड़े आसान से है, लेकिन ये आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी, ये लिखी हुई नहीं आएंगी आपके पास। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कंडीशंस को आपने याद करना पड़ेगा, ये लिखी हुई आपके पास नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनवॉलेंट्री, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं इनवॉलेंट्री, हमारे पास ए स्क्वायर बराबर है हमारे पास किसके, ए स्क्वायर बराबर आ रहा है आई के, मतलब आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। आइडेंटिटी क्या होता है, जिसकी डिग्री जिसके डायगोनल में 1 1 1 हो, तो आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये डायगोनल 1 1 आ जाए, तो ये कहलाता है हमारे पास इनवॉलेंट्री। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगला हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए की पावर k प्लस 1 बराबर है ए के, ए की पावर k प्लस 1 बराबर है ए के, मतलब k की जो पावर, k की हम वैल्यू रखेंगे, जो k होता है इसको हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, वहां जैसे इंडेक्स कहते हैं k को पीरियड कहते हैं। अगर हमने k की पावर, k की वैल्यू 1 रखी तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो अगर a स्क्वायर से वापस a मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे इसका पीरियड 1 है, क्योंकि k की वैल्यू 1 पुट की है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 3। और अगर 3 a की पावर 3 से a के बराबर आ जाता है, a की पावर 3 पुट करने से, तो हम कहेंगे 2 जो है इसका वो
पीरियड है। अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं, अब दूसरे कैलकुलेटर से ट्राई कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, 3/3 हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं पहले। अब देखिए क्यूब कैसे निकालते हैं वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले स्क्वायर निकाल के चेक करते हैं, अगर बराबर नहीं आया तो हम फिर क्यूब निकालेंगे। अब क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी से वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया, स्क्वायर निकाला, तो ये इसके बराबर नहीं आया, ए के बराबर नहीं आया, तो अब मुझे क्यूब अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेटर से आप वेरीफाई करेंगे और फिर आपने कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन मैन्युअली करके दिखानी होगी, इसलिए आपको मैन्युअली भी आनी चाहिए। इसलिए शुरू में मैंने काफी टाइम लेके सिखाने में आप लोगों को, तो प्रैक्टिस करें इसकी। अच्छा जी, फिर हम मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर अप्लाई करेंगे, क्यूब लगाना है तो मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स ए कर देंगे, वापस ऑप्शन में जाएंगे और मैट्रिक्स ए सेलेक्ट कर देंगे। अब मैट्रिक्स ए स्क्वायर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए, बात तो ये, तो अब ये प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर है पीरियड होगा वो 2 के बराबर होगा। इसका आंसर होगा वो 2 के बराबर होगा। तो आई होप ये वाली चीज आप लोग को क्लियर होगी, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज है। कॉन्सेप्चुअली चीजों को थोड़ा सा समझना है बस, और कंडीशंस को याद रखना है, तो बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पीरियोडिक के बाद p इज इक्वल टू पीरियड 2 के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हर्मेशन है, जैसे जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का उसी तरीके का हर्मेशन कहता है ए पे कॉन्जुगेट अप्लाई करो, फिर उसका ट्रांसपोज लो तो वो ए के बराबर आ जाए। कॉन्जुगेट क्या करता था, चैप्टर 1 में पढ़ा हमने, कि जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसकी साइन चेंज करता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वो साइन चेंज करता है। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, जिस जिसके साथ आयोटा है उसकी साइन को चेंज करेंगे। तो आप देखें किस तरह चेंज होती है। आई होप ये सारी चीज़ें आती हैं। ये माइनस का आयोटा हो गया, ये +2 आयोटा हो जाएगा। फिर हमारे पास -9 आयोटा बन गया, इसी तरह फिर पॉजिटिव आयोटा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम सबकी साइन चेंज करते हैं जल्दी से। देखिए जिसके साथ आयोटा से उसकी साइन चेंज होगी, रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होती, जो सिर्फ नंबर्स लिखे हुए उसको कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना होगा, साइन चेंज करने के बाद हमें ट्रांसपोज अप्लाई करना पड़ेगा, और ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद अगर ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये हमने साइन से पता कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको ट्रांसपोज करते हैं और देखते हैं कि ये ए मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमने, ये ड्रॉ कॉलम में हो गई। इसी तरीके से बाकी रॉस को भी कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास देखें बिल्कुल एग्जैक्टली मैट्रिक्स के बराबर आ गया जो ए मैट्रिक्स था। तो ये प्रूफ हो गया कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कंडीशंस में कह रहा हूँ, सारी कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी का एक और सौतेला भाई हमारे पास आता है। हर्मिशियन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है स्क्यू हर्मिशियन। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक था ऐसे स्क्यू हर्मिशियन भी आता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हम करते थे, इसको देख लेते हैं पहले। स्क्यू सिमेट्रिक में हम क्या करते थे, माइनस कॉमन लेते थे, ए ट्रांसपोज को बराबर ले लेते हैं माइनस ए के, मतलब माइनस कॉमन लेते थे। इसमें भी यही सारा सीन है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है इसके अंदर भी, देखते हैं किस तरीके से होगा ये। अच्छा जी, देखिए ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर माइनस ए के, आपने कॉन्जुगेट लेना है, ट्रांसपोज करना है, और माइनस ए के बराबर लेंगे तो आपका वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अच्छा लास्ट वाला देख लेते हैं हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस। अगर आपका ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स ए माइनस ए इनवर्स सॉरी ए इनवर्स के बराबर आ जाता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एक और कंडीशन है, ए को मल्टीप्लाई करें ए ट्रांसपोज से और बराबर आ जाए आइडेंटिटी के,
या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को ए ट्रांसपोज से करें और बराबर आ जाए आइडेंटिटी के, तो वो भी कहलाता है ऑर्थोगोनल। और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एसएलओ कंप्लीट हो गया। तो आई होप चीजें आप लोग को क्लियर होगी, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एसएलओ को गो थ्रू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।